नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एलआईसी में इसलिए लगाई क्योंकि आपको भरोसा था कि सरकार के संरक्षण वाली संस्था आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित रखेगी, है ना? यही सोचते हैं ना आप। आपने एसबीआई, पीएनबी जैसे सरकारी बैंकों में इसलिए पैसा रखा क्योंकि आपको लगा कि यहाँ आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा एक ऐसे कॉरपोरेट नेटवर्क में फंस जाए जिस पर देश की सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर संस्था गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और फंड डाइवर्जन के आरोप लगाए, तब सवाल सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। तो मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रही हूं, क्यों अचानक से मुझे ये याद आया, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और उस मुद्दे पर आते हैं जो सीधे कहीं ना कहीं आम जन से जुड़ा हुआ है, यानी आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे सीधा सरोकार रखता है। देखिए, भारत की राजनीति में अक्सर घोटालों की जो चर्चा है वो चुनावी हथियार बन जाती है। कभी बोफोर्स, कभी 2G, कभी कॉमनवेल्थ। लेकिन इस बार जो मामला है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां आरोप किसी विपक्षी सरकार के दौर के नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के दौरान सामने आए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस मीडिया का एक बड़ा हिस्सा रोज रात 9 बजे स्टूडियो में राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर डिबेट्स करता है, बहस करता दिखाई देता है, वही मीडिया इस मामले पर उतना आक्रामक दिखाई नहीं देता जितना दूसरे मामलों में दिखाई देता था। दरअसल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अगस्त 2024 में एक बड़ा आदेश जारी किया और इस आदेश में अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। सेबी के अनुसार रिलायंस होम फाइनेंस के जरिए हजारों करोड़ रुपए ऐसे संस्थानों और कंपनियों को दिए गए हैं जिन्हें क्रेडिट योग्य नहीं माना गया था। समझ रहे हैं आप? आरोप दोस्तों ये भी था कि इन पैसों का एक संरचित नेटवर्क के माध्यम से दूसरी संबंधित कंपनियों तक उनको पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, सेबी ने अपने 222 पन्नों के आदेश में कहा कि ये जो पूरा ढांचा है वो एक फ्रॉडुलेंट स्कीम यानी कि धोखाधड़ी वाली योजना जैसा था। यह आरोप छोटा नहीं है। रेगुलेटर ने अनिल अंबानी पर सिक्योरिटीज मार्केट में 5 साल का प्रतिबंध लगाया, बैन, और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आरोप इतने गंभीर तो फिर कार्रवाई की गति इतनी धीमी क्यों दिखाई देती है? क्यों आम जनता को इस मुद्दे पर उतनी जानकारी नहीं दी जा रही जितनी दूसरे राजनीतिक मामलों पर दी जाती है? क्या ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या जनता को सच जानने का हक नहीं है? सेबी की जांच में करीब 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित फंड डाइवर्जन की बात भी सामने आई है दोस्तों। रिपोर्ट्स की माने तो कई ऐसी कंपनियों को लोन दिया गया जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी और बाद में यही लोन एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन गए। इसका सीधा असर अगर हम देखें तो इसका सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ा जिन्होंने इन कंपनियों में भरोसा करके निवेश किया था। और जब ऐसी कंपनियों का कर्ज सरकारी बैंकों या संस्थाओं से जुड़ता है तब आखिरकार जोखिम जनता के पैसे पर आता है। अब देखिए, यहां पर राजनीति भी समझनी होगी। ये राजनीति भी समझिए। भारत में जब कोई छोटा व्यापारी बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता तो उसके घर तक नोटिस पहुंच जाते हैं, किसान पर कार्रवाई होती है, मध्यम वर्ग ईएमआई चूक जाए तो फोन लगातार बजने लगते हैं।
लेकिन जब बड़े कॉरपोरेट समूहों पर हजारों करोड़ के आरोप लगते हैं, तब प्रक्रिया अचानक बेहद जटिल और धीमी हो जाती है। यही वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूं। यही वो बिंदु है जहां आम आदमी के भीतर सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है, और होना भी चाहिए। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, वो है मीडिया नैरेटिव। अगर यही आरोप आप मान लीजिए किसी विपक्षी नेता या गैर सरकारी चेहरे पर लगे होते तो क्या होता? तो टीवी स्टूडियो में देश का सबसे बड़ा घोटाला जैसे शब्द गूंज रहे होते ना, यही होता। लेकिन यहां बहस सीमित रही, लिमिटेड। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में मीडिया का एक हिस्सा कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्ति के समीकरणों से प्रभावित हो चुका है। हालांकि दोस्तों, अगर हम देखें तो ये भी सच है कि भारतीय कानून में किसी भी व्यक्ति को अदालत की तरफ से दोषी साबित होने तक आरोपी ही माना जाता है। अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की तरफ से कई आरोपों से इनकार भी किया गया, और कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछना ही बंद कर दिया जाए। सवाल पूछने चाहिए, सवाल बनते भी हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं ना, तभी सच सामने आता है। तो असल मुद्दा हम देखें तो असल मुद्दा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है। असल मुद्दा अगर हम कहें तो वो ये है कि क्या भारत की आर्थिक व्यवस्था में बड़े कॉरपोरेट समूहों के लिए अलग नियम है और आम जनता, जिसमें आप और हम आते हैं, उनके लिए अलग? क्या जनता का पैसा सुरक्षित है? क्या रेगुलेटरी संस्थाओं को की जो चेतावनियां, उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाएगा? और क्या मीडिया जनता के सवाल उठाएगा या सिर्फ वही मुद्दे दिखाएगा जो टीआरपी और राजनीतिक सुविधा के अनुकूल हो, उनके मुताबिक हो? तो ये पूरा सच सामने आने के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं, और इनके जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। और ये प्रश्न चिन्ह तभी शायद हटेगा जब मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाएगा जो सीधा जनता से जुड़े होते हैं, आम जनता से, सत्ता से नहीं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोगों से नहीं। तो अंत में यही कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है दोस्तों जब सत्ता, मीडिया, कॉरपोरेट और तमाम संस्थाएं सभी से बराबरी से सवाल पूछे जाएं। और जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, उसी दिन सबसे बड़े घोटाले सिर्फ आर्थिक नहीं रह जाते हैं, वो लोकतंत्र के विश्वास पर भी हमला बन जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा पे फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इसके बाद आपके मन में क्या सवाल है? आपकी क्या राय है? आप इस पर अपनी सोच क्या रखते हैं? व्यक्त कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।